चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में होगी चुनावी रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 12 राज्यों की 88 सीटों पर होगा नामांकन। बीजेपी घोषणा पत्र की आज दूसरी मीटिंग। किसानों के लिए कई बड़े दावों पर लग सकती है मुहर। आज अंडमान में रैली करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई आज। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लिया। कहा, आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत हैं। गर्म हवाओं की चपेट में आने वालों की हर जिले में होगी निगरानी। केंद्र ने राज्यों के लिए जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आज मथुरा और गोरखपुर दौरे पर हैं। बता दें कि मेरठ दौरे पर आज हैं प्रत्याशी हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी के नामांकन में होंगे शामिल। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का मथुरा, गोरखपुर और मेरठ दौरा आज। प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 11:25 पर मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के हेलीपैड पहुंचेंगे। नामांकन के बाद कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 12:35 पर आगरा एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। लोकसभा क्षेत्र के चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। मथुरा में सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज परिसर में होगी सभा। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचकर क्षेत्रीय कार्यालय में भी करेंगे बैठक। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा मेरठ के दौरे पर हैं, जहां पर प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन से पहले एक जनसभा करेंगे। प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री, और जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 11:25 पर मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री। नामांकन के बाद कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा करेंगे। तो वही 12:35 पर आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा क्षेत्र के चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनपदों के दौरे पर हैं, और साथ ही प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन में भी शामिल होने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले कई दिनों से दौरा करते नजर आ रहे हैं। एक दिनों की अगर बात करते हैं तो एक दिन में 3 जनपदों का जो है लगातार वो दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव को कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि उस तरीके से लगातार जो है जनता के बीच में उतर कर संबोधित करते नजर आ रहे हैं जनता को। ऐसे ही अगर हम आज की अगर बात कर ले तो मेरठ और मथुरा और फिर उसके बाद गोरखपुर का 3 महत्वपूर्ण दौरा है, और तीनों जगह पे जा करके जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि जो मथुरा का जो उनका अपना कार्यक्रम है उसमें हेमा मालिनी जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वहां उनके नामांकन में पहुंचते हुए शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो गोरखपुर जब पहुंचेंगे तो गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहां का क्षेत्रीय संवाद करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर इस समय यहाँ गोरखपुर के आसपास जो संत कबीर नगर है या बस्ती है, इन जिलों में किस तरीके से माहौल बना हुआ है। तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के आज जो है बैठक करते
नजर आएंगे। अपने क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में ही बैठक करेंगे। इसके साथ वहां की जनता के साथ संवाद भी करते नजर आएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग जो है कई दिनों से लगातार जो है एक दिन में 3 जनपदों का जो है वो दौरा कर रहे हैं, लगातार जो है संवाद कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए काम करते चला। इस कड़ी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनको लगातार ये जिम्मेदारी दी गई है और वो सब भी इसी कड़ी के आधार पर जो है लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लग गई है और सबसे महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक उनका एक अपना गढ़ हुआ करता था वो उसको कैसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां एक आरएलडी है और आरएलडी के साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है लोकसभा के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और माना जा रहा है कि जो पहले चरण की जो 8 सीटें हैं उन 8 सीटों को काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और उन्हीं 8 सीटों को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरे चरण का भी नामांकन की आज आखिरी डेट है, तो निश्चित तौर पर यही माना जा रहा है कि कैसे इस बार चुनाव में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 का 80 जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री स्वयं जो है जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन लगभग 2 से 3 जनपदों का दौरा कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते नजर आ रहे हैं, तो जिस तरीके से बीजेपी की नई रणनीति है उसको लेकर के भी काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में फिलहाल सियासी पारा कैसा देखने को मिल रहा है और किस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनाव को लेकर के तैयारियों में दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे हाँ, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या हम विपक्ष की पार्टियों की बात कर लें, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, लगातार अखिलेश यादव भी दौरा करते नजर आ रहे हैं। कल कन्नौज में थे अखिलेश यादव, कन्नौज में रह करके वहाँ की जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी लगातार जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिन से लखनऊ में थे और 2 दिन लखनऊ में रह करके सबसे पहले उन्होंने जो है एक रोजा अफ्तार, होली मिलन समारोह किया, फिर रोजा अफ्तार किया। तो माना जा रहा है कि जो कई दल है जो जिन दलों से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है वो सभी दल जो है एक होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं और शायद यही वजह है। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल अभी हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से संवाददाता अभिनय उपाध्याय और मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अभिनय आपसे जानना चाहेंगे कि आज मथुरा पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ ही देखा जाए तो एक जनसभा भी संबोधित करेंगे, तो वही मथुरा से प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होते नजर आएंगे। तैयारियों की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं, और मथुरा की बात की जाए तो आज खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जनसभा करेंगे, तो क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज कान्हा की नगरी मथुरा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है और सबसे पहले मुख्यमंत्री 11:25 मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बीच में सीधे वो खुद जो सांसद जो हेमा मालिनी है, जो बीजेपी जो प्रत्याशी है, उनके साथ में नामांकन करेंगे। नामांकन करने के बाद में सीधे बीएन पौधार जो मैदान है वहां पे जनसभा करेंगे, जिसके बाद में लगभग मथुरा में 1 घंटे 10 मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जिसके लिए उसके बाद में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं और एक ही जनपद में नहीं, पूरे दिन में 3 जनपदों का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि मथुरा का दौरा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि हेमा मालिनी पहले से 2 बार सांसद भी रही हैं और इसकी बात क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जो सांसद की क्योंकि गठबंधन है, ऐसे में आरएलडी से उसके बाद भी मुख्यमंत्री खुद आ रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम बात है ये। और जिसके मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो नामांकन जो इलाका उसको पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कोई चूक ना हो सके। जी
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज मथुरा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, उनसे पहले उनके पहुंचने से पहले तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और जिस तरीके से वो जनसभा करेंगे उसके बाद नामांकन में भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी तमाम लोग हैं उनके दिलों पर बीजेपी अपना परचम लहरा सके और साथ ही अपने पक्ष में वोट करने के लिए भी बात कह सके। वहीं देखा जाए तो लगातार चुनावी वादे भी किए जाते हैं। मथुरा की बात की जाए तो किस तरीके से मथुरा में जो है नए वादे बीजेपी कर सकती है, क्या इसका भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं क्योंकि चुनाव है और ऐसे में बीजेपी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और ऐसे में गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है कि एक ऐलान कर सकते हैं क्योंकि लगातार मथुरा नहीं है, तो जब जितनी भी मथुरा उनकी सफाई हुई है तो कहीं ना कहीं एक मथुरा को एक नई सौगात देके गए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मथुरा और लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा होगा। और बहुत शुक्रिया अभिनय आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 47 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन अभी तक दाखिल किया है। दूसरे चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी। 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। अब तक 81 प्रत्याशियों ने किया है अपना नामांकन। 28 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना। अब तक 81 प्रत्याशियों ने किया है नामांकन। इसमें से 47 प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन किया था। बता दें कि अभी तक 47 प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन किया था और दूसरे चरण में 8 संसदीय क्षेत्रों अमरोहा, मेरठ में होगा मतदान। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में मतदान। अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल यानी कि दूसरे चरण में होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। सैंतालीस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन अभी तक दाखिल किया है। बता दें कि दूसरे चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना। दूसरे चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की गई थी। अब तक 81 प्रत्याशियों ने अभी तक किया है नामांकन। दूसरे चरण में 8 संसदीय क्षेत्रों में जहां पर बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में होगा मतदान। अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को होगा मतदान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा और मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो मतदान का आखिरी दिन है, दूसरे चरण के नामांकन के मतदान का आखिरी दिन है और अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि करीब 81 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। क्या अभी भी कुछ ऐसी सीटें बची हैं जहां पर अभी तक नामांकन नहीं किया गया हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मेरठ, बागपत और इन जगहों पे आज दूसरे चरण में आज आखिरी दिन है नामांकन प्रक्रिया का और उस नामांकन प्रक्रिया को लेकर के लगातार जो है प्रत्याशी नामांकन करते नजर आ रहे हैं। अब तक के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 81 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें जो है अब 28 मतलब आज आखिरी दिन है और आज आखिरी तारीख तक लोग जो है अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ऐसी कड़ी की करते हैं तो लगातार जो है प्रत्याशी अपने नामांकन प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं और इसको लेकर के जिस तरीके से दूसरे चरण में
8 जिले हैं और 8 जिलों में लगातार जो है वो प्रत्याशी जो नामांकन कर रहे हैं वो लगातार जो है नामांकन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये माना जा रहा है कि आज के नामांकन मथुरा में नामांकन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और वो वहां पे हेमा मालिनी के जो आज नामांकन होगा उस नामांकन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा पहुंचने के बाद से जनसभा को संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और वहीं हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो मेरठ की सीट पर दूसरे चरण में जो है चुनाव प्रक्रिया होगी, चुनाव किया जाएगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या मेरठ से जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज खत्म हो जाएगी। तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी है वो नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। पिछले लगभग एक सप्ताह से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी उठापटक की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी से अब तक 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया हुआ है। एक तरफ तो जहां अतुल प्रधान अपना नामांकन कल भर चुके हैं, उससे पहले जो मेरठ शहर सीट से विधायक है रफीक अंसारी, वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूर्व विधायक योगेश वर्मा भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर अब योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। पिछले 24 घंटे से मेरठ में बनी हुई है। भूचाल की स्थिति मेरठ के समाजवादी कार्यकर्ताओं में आई हुई है, क्योंकि मेरठ में अगर आज एक बार फिर टिकट बदलता है तो कहीं ना कहीं ये मेरठ का तीसरा टिकट होगा समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब योगेश वर्मा की जो पत्नी है उन्हें टिकट मिल सकता है, यानी कि सुनीता वर्मा को। सुनीता वर्मा पहले पूर्व मेयर रही है, और जो उनके पति है विधायक, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, वो हसनापुर से विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगेश वर्मा की जो मजबूती मानी जा रही है, उसके चलते जो अतुल प्रधान का टिकट अभी कल फाइनल किया गया था, उसके भी कटने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अतुल प्रधान ने भी साफ जो स्पष्ट अपने आला कमान को निर्देश दे दिया है, अगर उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे और पार्टी भी बदल लेंगे, यानी कि दूसरे खेमे में भी वो चले जाएंगे और विधायकी भी अपनी बदल लेंगे। तो फिलहाल जो मेरठ की बात करें तो मेरठ में समाजवादी पार्टी में भूचाल की स्थिति बनी हुई है। साफ तौर पर स्पष्ट है स्थिति वो नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनका टिकट हुआ है या किसी अन्य का टिकट हुआ है। तो इसी वजह से आज जो मेरठ का नामांकन का आज दिन है उसमें बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज फिर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा पर्चा दाखिल करने वाली है। यानी कि मेरठ सपा जो है 3 उम्मीदवारों को यहाँ से लड़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि तीनों ही अपने अलग अलग दावे ठोक रहे हैं कि उनका टिकट हो रहा है, लेकिन आला कमान अभी इस पर कोई भी स्पष्ट बयान देने को तैयार नहीं है। फिलहाल अतुल प्रधान और योगेश वर्मा में बराबर की फाइट मानी जा रही है। हालांकि जो और तमाम पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट स्थित परिसर में भारी पुलिस फोर्स का अमला तैनात किया गया है, बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है और तमाम जो अधिकारी है, चाहे डीएम दीपक मीणा की बात हो, एसएसपी रोहित सिंह साजवान की बात हो, चारों तरफ जो है निगरानी रख रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि केवल और केवल 4 से 5 लोग ही नामांकन करने के लिए परिसर में पहुंचे। कोई भी अगर भीड़ लेकर अपने साथ आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मेरठ की बात आपने बताई तो वहां पर अभी भी समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आज ही का दिन आखिरी दिन बचा हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के आलाकमान है वो फैसला ले सके कि आखिर मेरठ की सीट से किसे चुनाव लड़ाना है, क्योंकि एक ही सीट पर देखा जाए तो 3 प्रत्याशी हैं अपना दावा ठोक रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और अतुल प्रधान की जो सीट है उस पर उन्हें खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और जाहिर तौर पर संदीप, एक बार आपका दोबारा से रुख करेंगे, और आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, दूसरे चरण का आज नामांकन का आखिरी दिन है, और देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टियां भी हैं जो बहुत ही सोच समझ कर नामांकन दाखिल करने पर जुटी हुई हैं, क्योंकि मेरठ की जैसी स्थिति सामने आई है, एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी से 3 लोग अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस प्रकार की कोई स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो असमंजस की अभी भी अवस्था बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगभग जो है 6 या 7 लोगों के पर्चे जो हैं वो बदले जा चुके हैं। यानी इससे पहले किसी और का नाम होता है, फिर वहां पर उनकी प्रत्याशी का नाम बदल करके जी। किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। तो जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है उनके खेमे में। हम अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी इसकी हलचल बहुत तेज है, और इस लगातार जो है जो असमंजस का जो बाजार बना हुआ वो बना हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टियों के प्रत्याशियों को जो नामांकन अगर एक बार प्रत्याशी का उतार दिए जाते हैं मैदान में तो आखिर क्यों बदल दिए जा रहे हैं। तो लगातार ये हम एक घटना नहीं कर रहे हैं, हम कई जनपदों की बात कर रहे हैं, लगातार वहां के प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। हम बदायूं की बात कर ले तो पहले तो वहां से टिकट दिया, धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जाता है, फिर उसके बाद वहां पे शिवपाल यादव को उतारा जाता है, शिवपाल उतारने के बाद फिर उन्हें धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया जाता है। तो ये एक असमंजस, और इसके साथ साथ मेरठ की बात कर लें, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के पहले धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया गया, फिर उनसे हटा, फिर उसके उनको दिया गया। तो ये एक जो लगातार जो बना हुआ है वो यहाँ कार्यालय तक ही इसकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार जहाँ जहाँ भी विरोध हो रहा है तो वो बातें जो है वो कार्यालय तक होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से आज नामांकन का आखिरी दिन है और कल के दिन की अगर हम बात करते हैं, कल लगभग 47 लोगों ने नामांकन किया है दूसरे चरण को लेकर के। अब आज की अगर बात करें तो लगभग जो है 20 से 25 प्रत्याशी अभी बचे हुए हैं जिनको नामांकन करना है, और कहीं कहीं पर जैसे जो नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है वहां पर नामांकन करते नजर आ रहे हैं। यानी कि हम मेरठ की अगर बात करें तो जैसे रामपुर की जो घटना थी, रामपुर में समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारने को मिल रहा था, जिसको लेकर के लगातार ये असमंजस की स्थिति थी कि समाजवादी पार्टी वहां पर अपने किस प्रत्याशी को उतारे, मैदान में उतारेंगे। वही हाल आज मेरठ में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आखिरी दिन है और आज ही समाजवादी पार्टी के पास एक आखिरी मौका भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान का आखिरी दिन है। और जिस तरीके से अभी भी समाजवादी पार्टी की कई सीटों पर ऐसी स्थिति बरकरार है, वहां पर असमंजस की स्थिति बरकरार है, तो देखने वाली बात होगी फिलहाल कि मेरठ की सीट पर क्या किसी का बदलाव होता है या फिर अतुल प्रधान ही लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि आज दूसरे चरण के मतदान का नामांकन का आज आखिरी दिन है और अभी तक 81 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर सपा का पीडीए को आगे बढ़ाने का नया मास्टर स्ट्रोक। 2 करोड़ पीडीए परिवार से संपर्क करेगी समाजवादी पार्टी। 2 करोड़ पीडीए परिवार से संपर्क करेगी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने बनाई नई योजना। बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा माहौल तैयार। बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा माहौल तैयार। पार्टी के नेता कार्यकर्ता 2 माह में करेंगे परिवार से संपर्क। आर्थिक, सामाजिक और गैर बराबरी के बारे में बताया जाएगा। संपर्क कर न्याय और आरक्षण पर की जाएगी चर्चा। सपा का पीडीए को आगे बढ़ाने का नया मास्टर स्ट्रोक। 2 करोड़ पीडीए परिवार से संपर्क करेगी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने बनाई नई योजना। बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा माहौल तैयार। बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा माहौल तैयार। पार्टी के नेता कार्यकर्ता 2 माह में करेंगे परिवार से संपर्क। आर्थिक, सामाजिक और गैर बराबरी के बारे में बताया जाएगा। संपर्क कर न्याय और आरक्षण पर की जाएगी चर्चा। सपा का पीडीए को आगे बढ़ाने का नया मास्टर स्ट्रोक। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 2 करोड़ पीडीए परिवार से संपर्क करेगी समाजवादी पार्टी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिए निर्देश, सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो आयोजित। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो आयोजित। सोशल मीडिया पर नजर रखने के भी दिए निर्देश।
ईद, रामनवमी, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती पर ना हो कोई घटना। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिए निर्देश। सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो आयोजित। सोशल मीडिया पर नजर रखने के भी दिए निर्देश। ईद, रामनवमी, नवरात्रि और अंबेडकर जयंती पर न किए जाएं कोई भी सामाजिक कार्यक्रम सड़क पर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के दिए निर्देश। ईद, रामनवमी, नवरात्रि और अंबेडकर जयंती पर किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम रोड पर न करने के दिए हैं निर्देश। सोशल मीडिया पर भी कड़ाई से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का सड़क पर आयोजन न किया जाए, कुछ इस प्रकार के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले किसी भी त्योहार का जो धार्मिक कार्यक्रम होता है उसका सड़क पर आयोजन न किया जाए। इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश करते हुए कहा है कि सड़क पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम ना आयोजित किए जाए, चाहे फिर इसमें कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे नवरात्रि का हो या ईद का हो या रामनवमी का हो या अंबेडकर जयंती या कहीं भी पर्व हो। इन सभी पर्वों को सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ सामाजिक तौर पर अगर किसी तरीके से सड़क को कोई बाध्य करता है, सड़क किनारे कोई पंडाल लगाता है या सड़क पे किसी प्रकार से कोई अराजक तत्व वहां पर फैलते हैं, उसको वहां पर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही साथ में टीम बनाई गई है। वो टीम के माध्यम से जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि इन ऐसी जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जहां पर सर्वाधिक शिकायतें आती हैं, ऐसी जगहों पर निगरानी की रखी जाए। इसके साथ ही साथ जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होंगे वो मॉडर्न कंट्रोल रूम के माध्यम से जोड़ करके इन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि पुलिस जो है वो लगातार गश्त देती रहे और रात में सड़कों पर भी पुलिस नजर आए। जी बिल्कुल, जुड़े रहिए संदीप, आप हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की जमानत अर्जी खारिज। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की जमानत अर्जी खारिज। जीएसटी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को किया गया था अरेस्ट। विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की घूस लेते पकड़ा था। पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने खारिज की जमानत याचिका। विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की घूस लेते जीएसटी कमिश्नर को पकड़ा था। पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने खारिज की जमानत याचिका।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? जमानत अर्जी खारिज की गई है। उसमें जीएसटी के कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया था और उन्हें अरेस्ट किया था। यानी कि जिस तरीके से वो घूस ले रहे थे, पैसा किसी काम कराने को लेकर ले रहे थे, उसमें उनको अरेस्ट किया गया था। इसके बाद अगर बात करी जाए तो पीएस एक्ट के तहत जो विशेष न्यायाधीश है अजय श्रीवास्तव ने इसकी जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी है। और इसे कहा गया है कि कुछ समय पहले लखनऊ विजिलेंस टीम ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में उनको गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल इन्हें खारिज कर दिया गया है। अब अगली अदालत में ये पैरवी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, विजिलेंस टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, तो इनमें बहुत सी चीजें सामने निकल के आती हैं। हालांकि जिस तरीके से जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पे तैनात थे और ऐसे में अब इनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है, जमानत याचिका जो है वो खारिज की गई है, यानी कि वो आगे फिर से अपील करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने खारिज की है जमानत याचिका। वहीं लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री भी करेंगी मतदान। अमेठी में बूथ संख्या 347 से स्मृति ईरानी का बना वोटर कार्ड। अमेठी में बूथ संख्या 347 से स्मृति ईरानी का बना वोटर कार्ड। स्मृति ईरानी ने पिछली बार मुंबई में की थी मतदाता। मैदान मवई में से वोटर बनने के लिए किया था आवेदन। स्मृति ईरानी ने पिछली बार मुंबई में किया था मतदान। मैदान मवई में से वोटर बनने के लिए किया था आवेदन। अमेठी के सियासी रण में चुनाव से पहले एक और रिकॉर्ड बना। स्मृति ईरानी अमेठी में अपने मताधिकार का करेंगी प्रयोग। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री भी करेंगी मतदान। अमेठी में बूथ संख्या 347 से स्मृति ईरानी का बना वोटर कार्ड। स्मृति ईरानी ने पिछली बार मुंबई में किया था मतदान। मैदान मवई में से वोटर बनने के लिए किया था आवेदन। स्मृति ईरानी ने पिछली बार मुंबई में किया था मतदान। अमेठी के सियासी रण में चुनाव से पहले एक और रिकॉर्ड बना। स्मृति ईरानी अमेठी में अपने मताधिकार का करेंगी प्रयोग। तो वहीं तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को रौंदा। कार सवार की लापरवाही से बच्चे की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कार सवार की लापरवाही से बच्चे की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कार चालक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कार चालक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू गरोड़ा का मामला। तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को रौंदा। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कार सवार की लापरवाही से बच्चे की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
कार चालक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कार चालक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एक कार चालक की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? ठीक है संदीप, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और बता दें कि कार चालक की लापरवाही की वजह से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और इस घटना की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हुई फेल। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर 30 स्मगलर हुए फरार। जहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और अदानी की सिक्योरिटी हुई फेल। कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया, सीआईएसएफ जवान ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया, कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया, सीआईएसएफ जवान ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मामला। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हुई फेल। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर 30 स्मगलर हुए फरार। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और अदानी की सिक्योरिटी हुई फेल। कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया, सीआईएसएफ जवान ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बताया जा रहा है पूरा मामला। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हुई फेल। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर 30 स्मगलर हुए फरार। 30 स्मगलर के फरार होने की सूचना सामने आ रही है, जहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और अदानी की सिक्योरिटी हुई फेल। सीआईएसएफ जवान ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। तो बता दें कि कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया कि सीआईएसएफ ने स्मगलरों को रोकने का प्रयास किया था। सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है।
सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि सुरक्षा में चूक हुई थी। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का यह पूरा मामला है, जहां पर सीआईएसएफ और अदानी की सिक्योरिटी फेल होती नजर आई। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था फेल हुई है, जिस पर एयरपोर्ट की सुरक्षा तोड़कर करीब 30 स्मगलर हुए हैं फरार। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और अदानी की सिक्योरिटी फेल हो गई। कस्टम विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया कि सुरक्षा में चूक हुई है। सीआईएसएफ के जवानों ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। सीआईएसएफ जवान ने तस्करों को रोकने का किया था प्रयास। रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हुई फेल। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर 30 स्मगलर हुए फरार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, जहां पर 30 स्मगलर सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर फरार हो गए हैं। अधिक क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि ये पूरा मामला 1 अप्रैल का है, जब शारजाह से जो है तस्कर यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पर आए थे और जो कस्टम की जांच हुई थी उसमें वो पकड़े गए थे। तो उनकी जांच पड़ताल के लिए उनको एक कमरे में बैठाला गया था। लगभग 30-36 लोग वहां पर थे और अचानक जो है वो लोग एक आदमी जो है पेट दर्द का बहाना बनाकर जो है वो चिल्लाने लगा, जिसके बाद वहाँ अपना तफरी का माहौल बचा और वो सारे जो तस्कर थे वो धीरे धीरे करके कस्टम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। तो जो कस्टम विभाग ने एक ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो सीआईएसएफ कर्मी भी उनको रोकने का प्रयास किए लेकिन रोक नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जब सीआईएसएफ इतनी बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के कर्मी वहां पर तैनात है, उसके अलावा अडानी की प्राइवेट सिक्योरिटी वहां पर है, कस्टम विभाग के भी कस्टम विभाग के भी कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं। तो इन सबको पीछे छोड़ते हुए एयरपोर्ट जैसी जगह से अगर जो तस्कर है वो बाहर निकल लेते तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कस्टम विभाग के ऊपर, साथ ही साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। ये सुरक्षा व्यवस्था का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक जो व्यक्ति जो है चोरी छिपे रेलवे तक पहुंच गया था, एक जहाज के पास पहुंचा था, जिसमें काफी ज्यादा जांच पड़ताल हुई थी और उसमें भी सीआईएसएफ की काफी ज्यादा चिरकरी हुई थी। तो ये एक नया मामला सामने आया। लगभग 30 से अधिक लोग कैसे एक सुरक्षित जगह से बाहर निकलकर फरार हो जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मामला ये और बड़ी सुरक्षा में चूक सामने आ रही थी। जी पवन, और साथ ही देखा जाए तो जाहिर तौर पर यह बड़ा मामला है और काफी बड़े सवाल भी खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर। अभी तक क्या इस मामले पर किसी पर एक्शन लिया गया हो? अभी तक जो लोग फरार हुए हैं उनकी खोजबीन जारी है, क्योंकि जो यहाँ पर पास में थाना है सरोजी नगर, वहाँ पर कल जो है कस्टम विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो कस्टम के लोग जो फरार हुए, जो तस्कर फरार हुए हैं लगभग 30 लोग, उनमें 29 लोगों के पासपोर्ट पता सहित जो है सरोजी नगर थाने में दे दिए है। उनको पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है, उनकी धरपकड़ जारी है। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि कस्टम विभाग जो सुरक्षा घेरे में रहता है, उसके अलावा एयरपोर्ट की जो सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में जो काफी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कही जाती है, उसके अलावा बाहर अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, इन सबको धता बताते हुए जो कस्टम वहां से 30 लोग फरार हो जाते हैं। तो इसमें सीआईएसएफ के ऊपर और जो कस्टम विभाग उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। अभी तक इनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठाई गई है कि ऐसा कैसे हुआ कि 30 लोग जो है एयरपोर्ट के बाहर निकल जाते हैं और इन लोगों को जो है ये लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आ रहा है, जहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी तोड़कर करीब 30 स्मगलर फरार हो जाते हैं। तो वहीं चिन्हट के हरदासी खेड़ा में दबंग भाइयों का तांडव। दोनों भाई और उनके बेटे देर रात पड़ोसी के घर में घुसे। दोनों भाई और उसके बेटे देर रात पड़ोसी के घर में घुसे। नशे में धुत होकर पड़ोसी के घर पर बरसाए ईंट और पत्थर। पीड़ित ने कहा कि घर का दरवाजा तोड़ने का घंटों करते रहे प्रयास। रामकिशन के परिवार की महिलाओं को भी जमकर पीटा।
पीड़ित परिवार ने घर में खुद को कैद कर बचाई अपनी जान। पीड़ित परिवार ने घर के अंदर से दबंगों का बनाया वीडियो। पीड़ित ने राजेश, मनोज और उनके बेटों पर लगाया आरोप। दोनों भाई समेत कई अन्य लोगों ने बोला घर पर धावा। बाहर न निकलने पर दबंगों ने की हवाई फायरिंग। पीड़ित ने कुछ इस प्रकार से जानकारी भी दी। सूचना के बाद भी देर से पहुंची पुलिस। चिन्हट थाना क्षेत्र के हरदासी खेड़ा की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंग भाइयों का तांडव देखने को मिला। दबंग भाई और उनके बेटे देर रात पड़ोसी के घर में घुसे और जमकर ईंट पत्थर बरसाए। नशे में धुत होकर पड़ोसी के घर पर बरसाए ईंट और पत्थर। घर का दरवाजा तोड़ने का भी घंटों करते रहे प्रयास। कुछ इस प्रकार से पीड़ित ने जानकारी दी। पीड़ित ने यह भी कहा कि रामकिशन के परिवार की महिलाओं को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने घर में खुद को कैद कर बचाई अपनी जान। वहीं बागपत से खबर, जहां पर खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर की गई हत्या। 65 वर्षीय किसान धर्मवीर की गोली मारकर की गई हत्या। 65 वर्षीय किसान धर्मवीर की गोली मारकर की गई हत्या। किसान ने मौके पर ही तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम। हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। हमलावरों को नहीं देख पाया कोई, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच की शुरू। घटनास्थल से एक खोखा भी किया गया बरामद। सिंघावली अहीर क्षेत्र के हजूराबाद गढ़ी गांव का यह पूरा मामला। खबर बागपत से, जहां पर खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर की गई हत्या। 65 वर्षीय किसान धर्मवीर की गोली मारकर की गई हत्या। किसान ने मौके पर ही तोड़ा दम, परिजनों में मचा कोहराम। हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। हमलावरों को नहीं देख पाया कोई, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर बागपत से सामने आ रही है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, तो वहीं घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद कर लिया गया है। खबर कानपुर से, जहां पर फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा युवक हुआ गिरफ्तार। एसीपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा फर्जी अधिकारी। एसीपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा फर्जी अधिकारी। जांच के बाद युवक निकला फर्जी आयकर विभाग का अधिकारी। फर्जी अधिकारी बन रहा युवक हुआ गिरफ्तार। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर एसीपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा फर्जी अधिकारी। वाहन में आयकर विभाग की प्लेट लगाकर घूम रहा था युवक। जांच के बाद युवक निकला फर्जी आयकर विभाग का अधिकारी। फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा युवक हुआ गिरफ्तार। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसीपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा फर्जी अधिकारी। वाहन में आयकर विभाग की प्लेट लगाकर घूम रहा था युवक। जांच के बाद युवक निकला फर्जी आयकर विभाग का अधिकारी। खबर लखनऊ से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के घर से नकदी और जेवर हुए चोरी। प्रॉपर्टी डीलर परिवार के साथ एटा में ससुराल गया। प्रॉपर्टी डीलर परिवार के साथ एटा में ससुराल गया था।
घर का दरवाजा खोलने पर ताला टूटा मिला। ₹2.5 लाख की नकदी और 6 लाख के जेवर लेकर उड़े चोर। 2.5 लाख की नकदी, 6 लाख के जेवर ले उड़े चोर। प्रॉपर्टी डीलर ने मोहल्ले के ही युवक और साथी पर लगाया आरोप लगाते हुए पुलिस को दिया शिकायत पत्र। अलीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर 2 के पास की बताई जा रही है घटना। खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के घर से नकदी और जेवर चोरी की वारदात आई सामने। प्रॉपर्टी डीलर परिवार के साथ एटा में ससुराल गया था जिस वक्त उसके घर में चोरी की वारदात हुई, जहां घर का दरवाजा खोलने पर उसे ताला टूटा मिला। 2.5 लाख की नकदी और 6 लाख के जेवर ले उड़े चोर। जिला गुरदासपुर के गांव चावा में सीवरेज साफ करते समय दिमाग में गैस चढ़ने से 3 प्रवासी मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके सीवरेज से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल गुरदासपुर में दाखिल करवाया। लेकिन इलाज के दौरान एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिविल अस्पताल में जानकारी देते हुए नीरू निवासी जिला भरतपुर ने बताया कि वो गाँव की साफ सफाई का काम करते हैं। गाँव में सीवरेज उसके पति कन्हैया साफ कर रहे थे। इसी बीच उनके दिमाग में गैस चढ़ने से वो बेहोश हो गए। इसके बाद उनके पति को बचाने के लिए उसका भांजा नेवी और भाई मोनू भी सीवरेज में गए, तो वो दोनों भी बेहोश हो गए। उनके शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठे हुए और जैसे तैसे करके तीनों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनके पति कन्हैया की मौत हो गई, जबकि उसके भांजे नेवी की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि सीवरेज साफ करते समय यह हादसा हुआ, जहां पर एक की मौत हो गई तो वहीं पर 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पूरा मामला गुरदासपुर से सामने आया है। काम करते करते बाजी अं कूड़ा काड़ा चुकते, नाली मोरी भी सारिया दी साफ करते, इन्हों का सीवरे की भी इन्हें जिम्मेदारी दे रखी है हमको। सीवरे का काम करेंगे तो इतने रहेंगे, सारा काम करेंगे। अगर सीवरे का काम नहीं करेंगे तो ही पिंड से निकल जाओ, नहीं करेंगे कोई काम। ये चक्कर है ना दा, तो हम मजबूरी में सीवरे का भी काम करते। 4000 दे दे बाजी सीवरे आज हुआ है इनको सीन सीवरे का किए गए, गंदे हुए सीवर, पानी रुके, डक्का लगा, लोगों की नाली भरी है, गटर भरे, तो सीवर साफ करो। तो सीवर साफ करने गए तो 2 मेरा घर वाला बढ़िया अंदर कन्हैया, तो मेरा भरा बढ़िया अंदर, तो दोनों उत्थे ही गैर होश हो गए। इन्ना भीड़ बड़ी बड़ी भीड़ बाजी कहने नहीं निकाला के एक गटर साफ करने वास्ते ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚੜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਓਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕੁੱਲ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ
मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव मानुक गिल के पास रोड पर खड़े ट्रक से एक्टिवा की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एक्टिवा सवार गंभीर जख्मी व्यक्ति को मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। आया पेशेंट ब्रॉड डैड ही आया, गुरजीत ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣੂਕੋ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਨ ਰੋਡ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਏ? ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਗੇ 108 ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਡੈਡੀ ਸੀ। और जिला गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया के अंतर्गत आने वाले गांव काला अफगाना का है, जहां लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंट काला अफगाना निवासी सफ़ी मसीह के बेटे अबरूम मसीह ने मलकवाल निवासी काली मसीह को 24 दिन पहले 90,000 रुपये लेकर दुबई भेजा था। लेकिन दुबई गए युवक को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई, जिसे लेकर उनके पीछे परिवार परेशान है। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੁਬਈ, ਕਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 55,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ 10-15 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੰਦੇ, ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਢੋਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਗਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਗਏ? ਆਈ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਪੀਜੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬਸ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।